कल्पना कीजिए कि किसी के हाथों में दो बहुत ही पुरानी मुकदमों की फाइलें हैं, हम्म। जिनके नंबर कुछ ऐसे हैं: T2013 156 1744 और दूसरा है T2013 156 13361। बाप रे, काफी भारी भरकम नंबर है। हाँ बिल्कुल। और इन कुछ बेजान से नंबरों के पीछे ना एक बहुत बड़े फर्जीवाड़ों की कहानी छिपी हुई है। सही बात है। और जब कोई आम नागरिक इस फर्जीवाड़े की हकीकत जानने के लिए किसी सरकारी दफ्तर की चौखट पर पहुंचता है, तो होता क्या है? वही जो हमेशा होता है हमारे सिस्टम में। एकदम, कुर्सी पर बैठा अधिकारी उन फाइलों की तरफ बस एक सरसरी निगाह डालता है और बेहद ठंडे स्वर में कहता है, ठीक है, देखेंगे। ये ठीक है देखेंगे वाला रवैया है ना, ये तो जैसे पूरी नौकरशाही का डिफॉल्ट मोड ही बन चुका है। वही तो। और ये किसी सस्पेंस फिल्म का कोई ओपनिंग सीन नहीं है, बल्कि हमारे देश के सरकारी दफ्तरों में हर रोज खेला जाने वाला वही पुराना खेल है, जिसे हम लाल फीताशाही कहते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का जो मिशन है वो भी यही है। हमें इस व्यवस्था के चक्रव्यूह को समझना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम किसी जटिल अकादमिक रिसर्च पेपर को डिकोड नहीं कर रहे हैं। हाँ, आज हमारे पास बहुत ही जमीनी और आम लोगों से जुड़ी एक कॉमिक स्टोरी है। इसका शीर्षक है सूचना की लड़ाई, एक आरटीआई योद्धा की सच्ची जंग। बहुत ही दिलचस्प विषय है। इस चर्चा के जरिए हम उस वास्तविक संघर्ष की परतों को खोलेंगे जो एक नागरिक को सरकारी फाइलों के अंधेरे से सच को बाहर निकालने के लिए करना पड़ता है। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि ये कॉमिक सिर्फ कुछ चित्र या डायलॉग्स का समूह नहीं है। हाँ, ये व्यवस्था की उस सोची समझी रणनीति का एक बहुत ही सटीक दस्तावेजीकरण है, जो ये मानकर चलती है कि सूचना पर सिर्फ उनका एकाधिकार है। मतलब अक्सर बड़ी बड़ी रिपोर्टें भी उस घुटन को नहीं समझा पाती जो इस कॉमिक ने अपने कुछ पन्नों में समेट ली है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए सीधे उस जमीन पे चलते हैं जहां से ये लड़ाई शुरू होती है। हमारी कहानी का केंद्र है आजमगढ़ का एक छोटा सा गांव लाछीरामपुर। लाची रामपुर। यहीं पर हमें मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र, शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र के हाथ में वो फाइलें हैं जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, वो पुराने मुकदमों वाली फाइलें। बिल्कुल। उन्हें इन मुकदमों में भारी फर्जीवाड़े का शक है। कॉमिक में उनका एक डायलॉग है जो सीधा हिट करता है, सच्चाई कहीं ना कहीं सरकारी फाइलों में जरूर छिपी है। बहुत गहरी बात है ये। है ना? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई जासूस किसी पुराने बंद तहखाने में पड़ी धूल भरी डायरी की तलाश में हो। अरे वाह, ये जासूस वाली एनोलॉजी बहुत सटीक है। हाँ, मतलब सुराग उसी डायरी में है, लेकिन तहखाने की चाबी उस तंत्र के पास है जो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो दरवाजा कभी न खुले। बिल्कुल। और इस दरवाजे को खोलने के लिए 27 फरवरी 2026 को शैलेंद्र अपना पहला वार करते हैं, एक आरटीआई आवेदन के जरिए, जिसका नंबर है DMO AZ 2026 60110। देखिए, इस कहानी का आजमगढ़ के एक छोटे से गांव से शुरू होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो कैसे? मतलब जब भी हम सूचना के अधिकार या आरटीआई की बात करते हैं, तो अमूमन हमारे जहन में क्या आता है? वही बड़े शहरों के वकील या आरटीवी पर बहस करने वाले कार्यकर्ता। बिल्कुल। या फिर बड़े-बड़े एनजीओज। लेकिन ये कहानी उस जमीनी हकीकत को सामने लाती है जहां एक आम इंसान के लिए आरटीआई सिर्फ कानून की किताब का कोई सैद्धांतिक हिस्सा नहीं है। सही बात है। ये उसके शक को तथ्यों में बदलने का सबसे पहला और सबसे धारदार औजार है। जब किसी को व्यवस्था पर शक होता है ना, तो आरटीआई वो पहला कदम है जिससे वो उस अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने की कोशिश करता है। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन उस रोशनी को रोकने के लिए व्यवस्था के पास भी अपनी पूरी एक फौज तैयार रहती है। अरे पूरी की पूरी पलटन तैयार रहती है। वही तो। और यहीं से कॉमिक हमें उस घुटन भरे माहौल में ले जाती है। तहसील कार्यालय, भारी भीड़ है, फाइलों के पहाड़ हैं, और वहीं बैठे हैं जन सूचना अधिकारी यानी PIO विवेकानंद दुबे। शैलेंद्र जब अपना आवेदन उनके सामने रखते हैं तो PIO का वही टालमटोल वाला जवाब आता है, ठीक है, देखेंगे। ये देखेंगे शब्द बहुत कुछ छुपा लेता है अपने अंदर। बिल्कुल। अधिकारी आवेदन को सीधे खारिज नहीं कर रहा है, वो बस मामले को हवा में लटका रहा है। क्योंकि देखिए, सीधे तौर पे मना करना तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है ना। अच्छा, खतरनाक कैसे? अगर कोई अधिकारी लिखित में कह दे कि मैं ये जानकारी नहीं दूंगा, तो उसे कानूनन एक स्पष्ट और वैध कारण बताना होगा कि भाई वो किस आधार पर ऐसा कर रहा है।
ओह, मतलब उससे अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। एकदम सही। इसलिए सूचना को छुपाने का सबसे कारगर तरीका इनकार नहीं है, बल्कि इंतजार है। इनकार नहीं, इंतजार। क्या बात है। अधिकारी जिम्मेदारी को एक अनिश्चित काल के लिए टाल देता है। ये एक बहुत ही क्रूर मनोवैज्ञानिक खेल है, जहां तंत्र ये परखता है कि सामने खड़ा व्यक्ति कितनी जल्दी हार मानेगा। और ये थकाने वाली प्रक्रिया कितनी लंबी खिंच सकती है, इसे कॉमिक में दीवार पर टंगे कैलेंडर के जरिए बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। हाँ, वो विजुअल बहुत पावरफुल है। पहले 30 दिन गुजर जाते हैं, शैलेंद्र लगातार कॉल कर रहे हैं, दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, फिर कैलेंडर 60 दिन पार कर जाता है। बाप रे, 2 महीने! और जब आखिरकार 27 अप्रैल 2026 को जवाब आता है, तो वो किसी भद्दे मजाक से कम नहीं लगता। क्या जवाब था उनका? 3 पन्नों का एक अधूरा सा जवाब, जिसमें साफ साफ सूचना देने के बजाय लिखा है, अलग आवेदन दीजिए, और आदेश पोर्टल पर अपलोड है। पोर्टल पर अपलोड है? हाँ, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उसके साथ कोई आदेश जोड़ा ही नहीं गया था। मुझे इस बात पे बहुत हैरानी होती है कि क्या ये अलग आवेदन दीजिए या पोर्टल पर चेक करें, ये आज के दौर का सबसे नया और सुविधाजनक बहाना नहीं बन गया है? बिल्कुल बन गया है। मतलब हम दिन रात ये सुनते हैं कि तकनीक ने पारदर्शिता ला दी है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, लेकिन यहाँ उसी डिजिटल पोर्टल का इस्तेमाल एक अभेद्य दीवार की तरह हो रहा है। क्या यह वास्तव में सूचना देने की प्रक्रिया है, या सिर्फ एक नागरिक को इतना थका देने की चाल है कि वो निराश होकर बैठ जाए? आपका ये अवलोकन बहुत ही सटीक है। देखिए, तकनीक या टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो हमेशा न्यूट्रल होती है, तटस्थ होती है। लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाली व्यवस्था के अपने हित होते हैं। जब कोई पीआईओ कहता है कि पोर्टल पर चेक करें, तो वो दरअसल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, वो तैयार कर रहा होता है। मतलब साफ मुकर जाने का रास्ता। बिल्कुल, एक ऐसा बचाव जहां वो बाद में कह सकें कि अरे, मैंने तो जानकारी सार्वजनिक कर दी थी, शायद सर्वर डाउन हो या पोर्टल में तकनीकी खराबी हो। ये तो बहुत ही चालाकी वाली बात है ना? और जब नागरिक उस पोर्टल पर जाता है और उसे वहां कुछ नहीं मिलता, तो वो किससे सवाल करे? एक कंप्यूटर स्क्रीन से? सही बात है, मशीन से तो आप लड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। और इस पूरी रणनीति को इंफॉर्मेशन फटीग या सूचना की थकान, इंफॉर्मेशन फटीग, हाँ, व्यवस्था का पूरा दांव इसी बात पर टिका होता है कि 2 महीने के लंबे इंतजार, दफ्तरों के धक्के और इस तरह के गोलमोल जवाबों के बाद ज्यादातर लोग चुपचाप अपने घर बैठ जाएंगे। क्योंकि आम आदमी के पास रोज रोज दफ्तर जाने का वक्त कहाँ है। एकदम सही। उनके पास इस चक्रव्यूह में और आगे उलझने के लिए न तो समय होता है और न ही मानसिक ऊर्जा। लेकिन व्यवस्था का ये दांव शैलेंद्र के मामले में एकदम उल्टा पड़ जाता है। अच्छा? हाँ, जो अधूरा जवाब शायद किसी और को तोड़ सकता था, वो शैलेंद्र के भीतर एक नई और ज्यादा आक्रामक कानूनी लड़ाई को जन्म देता है। ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है कॉमिक का। बिल्कुल, कॉमिक में ये वो मोड़ है जहां एक निराश नागरिक पूरी तरह से एक कानूनी योद्धा में बदल जाता है। वो अब सिर्फ गुहार नहीं लगा रहे। तो उन्होंने क्या किया? वो सीधे एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार गंगवार को अपनी प्रथम अपील भेजते हैं। और ये अपील कोई साधारण शिकायती चिट्ठी नहीं है। शैलेंद्र सीधे तौर पर पीआईओ द्वारा आरटीआई के अधिनियम की धारा 76 का पालन ना करने की बात उठाते हैं। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये धारा 76 का जिक्र करना कोई मामूली बात नहीं है। थोड़ा समझाएंगी इसे? ये धारा 76 आखिर है क्या? बिल्कुल, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये धारा आखिर काम कैसे करती है। कानून के मुताबिक अगर कोई सरकारी विभाग 30 दिन की तय सीमा के भीतर जानकारी नहीं देता है, तो उसके बाद वो जानकारी नागरिक को पूरी तरह से मुफ्त देनी होती है। ओह, फ्री में? आज सिर्फ कुछ रुपयों की फीस माफ होने की नहीं है। तो फिर असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है रिकॉर्ड का। धारा 76 का सीधा मतलब ये साबित करना है कि पीआईओ ने अपने काम में लापरवाही बरती है या जानबूझकर देरी की है। अच्छा, मतलब गलती को ऑन रिकॉर्ड लाना। एकदम। शैलेंद्र अपनी अपील में उस देरी को आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड पर दर्ज करवा रहे हैं कि भाई, तुम्हारी गलती है और अब ये बात फाइल में आ गई है। ये तो सिर्फ आरटीआई की बात हुई, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि शैलेंद्र सिर्फ आरटीआई तक सीमित नहीं रहते। उन्होंने कुछ और भी जोड़ा। हाँ, वो अपनी अपील में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 और 222 को भी बहुत प्रमुखता से हाईलाइट करते हैं। बाप रे, बीएनएस की धाराएं! बिल्कुल,
कॉमिक में दिखाया गया है कि एसडीएम इन धाराओं को देखकर अपनी कुर्सी पर गंभीर हो जाते हैं और सोचते हैं मामला अब बढ़ता जा रहा है। और एसडीएम की ये घबराहट बिल्कुल वाजिब है। वाजिब है। बिल्कुल। अगर हम इसके पीछे के तंत्र को समझें तो आरटीआई मूल रूप से एक प्रशासनिक कानून है। एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट? हाँ, कई भ्रष्ट या लापरवाह अधिकारियों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सूचना आयोग 25,000 रुपए का जुर्माना लगा देगा। और उनके लिए 25,000 शायद कोई बड़ी रकम नहीं होगी। एकदम, उनके लिए ये रकम बहुत छोटी होती है और वो इसे चुकाने को तैयार रहते हैं, बशर्ते जानकारी बाहर ना आए। जानकारी छुपानी ज्यादा जरूरी है उनके लिए। सही कहा। लेकिन जैसे ही बीएनएस की धाराओं का जिक्र होता है ना, इस पूरे खेल का दायरा ही बदल जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। बीएनएस की इन धाराओं में ऐसा क्या है जो एक प्रशासनिक अधिकारी को भी बेचैन कर देता है? देखिए, बीएनएस की धारा 198 और 222 सीधे तौर पर आपराधिक दंड संहिता से जुड़ी हैं। क्रिमिनल। हाँ, क्रिमिनल। ये धाराएं लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा कानून की अवहेलना करने, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से निर्देश न मानने या जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने से संबंधित है। तो मामला सीधा अपराध का बन जाता है। बिल्कुल। जब शैलेंद्र इन धाराओं को अपनी अपील में लिखते हैं तो वो व्यवस्था को एक बहुत ही कड़ा संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश? वो कह रहे हैं कि मैं इसे सिर्फ एक प्रशासनिक देरी या भूल नहीं मान रहा हूँ, मैं इसे एक आपराधिक साजिश मान रहा हूँ। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? अब अगर एसडीएम इस मामले को दबाता है या पीआईओ का बचाव करता है तो वो खुद भी उस अपराध में शामिल माना जा सकता है। मतलब गर्दन उसकी भी फंस सकती है। एकदम सही। ये कदम उस अधिकारी की व्यक्तिगत और आपराधिक जवाबदेही तय कर देता है। ये तो बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है। मतलब जब आप बीएनएस की धाराओं का इस्तेमाल करते हैं तो आप दरअसल शतरंज के बोर्ड पर सीधे राजा को घेर रहे हैं, राजा को चेक दे रहे हैं। बहुत उम्दा एनालॉजी है ना? जी। एसडीएम अब बस अपने प्यादों को आगे पीछे करके या गोल मोल जवाब देकर समय नहीं काट सकता, क्योंकि किसी आपराधिक संहिता को नजरअंदाज करने का मतलब है खुद अपने लिए एक बड़ा कानूनी खतरा पैदा करना। ये तुलना एकदम सटीक है। जब कोई नागरिक कानून को सिर्फ बचाव की एक ढाल की तरह नहीं बल्कि एक धारदार तलवार की तरह इस्तेमाल करना सीख जाता है, तब व्यवस्था के लिए उसे फाइलों के नीचे दबाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एसडीएम की गंभीरता इसी बात का सबूत है कि तंत्र को अब ये समझ आ गया है कि सामने खड़ा व्यक्ति सिर्फ भावनाओं में बहकर शिकायत नहीं कर रहा है, वो अपना होमवर्क करके आया है। बिल्कुल। वो कानून की हर बारीकी को जानता है और उसने व्यवस्था को उसी के खेल में मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। तो अब बिसात बिछ चुकी है, बड़े अधिकारियों को चेक दिया जा चुका है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, असल जिंदगी कोई 2 घंटे की फिल्म तो होती नहीं है जहां एक अच्छे डायलॉग के बाद तुरंत न्याय मिल जाए। काश ऐसा होता, लेकिन हकीकत अलग है। वही तो। इसके बाद भी कोई जादुई तरीके से बंद दरवाजे नहीं खुलते। एक बार फिर से इंतजार का एक नया दौर शुरू होता है। फिर से इंतजार। हाँ। कॉमिक में समय के बीतने को बहुत ही प्रभावी ढंग से उकेरा गया है। प्रथम अपील के बाद 14 दिन और गुजर जाते हैं। बाप रे। एक दृश्य है जहां शैलेंद्र का मोबाइल, जिसका नंबर 8418085139 है, वो बस रखा हुआ है और हर बार स्क्रीन की लाइट जलने पर एक उम्मीद जगती है कि शायद कोई जवाब आया हो। वो उम्मीद बहुत भारी होती है, लेकिन सन्नाटा ही रहता है। देखिए, ये वो समय होता है जो किसी भी इंसान की मानसिक दृढ़ता की सबसे कठिन परीक्षा लेता है। बिल्कुल। कानूनी प्रक्रियाएं अपनी प्रकृति से ही बहुत धीमी होती हैं और ये धीमापन अक्सर व्यवस्था के पक्ष में काम करता है, क्योंकि ये लोगों को अंदर से तोड़ देता है। इसी चुप्पी और धीमेपन को तोड़ने के लिए 11 मई 2026 को, जो कि ध्यान दें आज ही की तारीख है, शैलेंद्र एक और कदम उठाते हैं। अच्छा, आज के दिन? हाँ, वो एक अनुस्मारक यानी रिमाइंडर भेजते हैं और इस रिमाइंडर में जो शब्द उन्होंने चुने हैं ना, वो बहुत भारी और स्पष्ट हैं। क्या लिखा उन्होंने? वो लिखते हैं, सूचना मेरे मुकदमों की जिंदगी मौत का सवाल है। जिंदगी मौत का सवाल, ये तो बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है ना? वो साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि अगर अब भी टालमटोल की गई तो वो द्वितीय अपील के लिए सीधे राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। राज्य सूचना आयोग। कॉमिक के उन पन्नों को देखकर सच में एक अजीब सी सिहरन होती है। एक तरफ रात के अंधेरे में अपनी टेबल पर फाइलों और दस्तावेजों से घिरा एक अकेला इंसान है, हाँ, और दूसरी तरफ वो विशाल, संवेदनहीन और ठंडी तहसील की इमारत।
ये दृश्य उस अकेलेपन को बहुत गहराई से उभारता है जो सच की लड़ाई लड़ने वाले हर व्यक्ति को महसूस होता है। ये अकेलापन जरूर है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिमाइंडर भेजा गया है, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं है कि अधिकारी अपना काम करें। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? ये एक बहुत ही सोची समझी दस्तावेजीकरण, या जिसे हम पेपर ट्रेल कहते हैं, वो बनाने की प्रक्रिया है। ओह, तो ये सिर्फ एक और चिट्ठी नहीं है जिसे कोई बाबू अपनी डेस्क पर किनारे कर देगा। इसका मतलब यह है कि ये आगे की किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी है। एकदम। आप देखिए, सरकारी तंत्र जो है वो पूरी तरह से कागजों, फाइलों और रिकॉर्ड्स की भाषा समझता है। जो फाइल में है वही सच है उनके लिए। बिल्कुल। अगर ये मामला, जैसा कि शैलेंद्र ने चेतावनी दी है, राज्य सूचना आयोग के सामने जाता है, तो वहां बैठे सूचना आयुक्त सबसे पहले ये देखेंगे कि आवेदक ने व्यवस्था को सुधारने के लिए कितने मौके दिए। अच्छा, मतलब आपने अपनी तरफ से क्या क्या किया? हाँ, जब शैलेंद्र ये रिमाइंडर भेजते हैं तो वो रिकॉर्ड पर ये दर्ज कर रहे हैं कि देखिए, मैंने हर संभव प्रयास किया। मैंने पीआईओ से बात की, एसडीएम को प्रथम अपील की, समय सीमा खत्म होने के बाद भी एक रिमाइंडर भेजा, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था ने अपना काम नहीं किया। ओ, तो ये सारा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड में आ गया। बिल्कुल। ये रिमाइंडर कल को आयोग के सामने इस बात का अकाट्य सबूत बनेगा कि नागरिक ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि पूरी गलती तंत्र की नीयत में है। क्या बात है। ये शैलेंद्र के केस को इतना मजबूत कर देता है कि आयोग के पास अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचता। इसका मतलब यह है कि व्यवस्था को उसी की भाषा में, उसी के बनाए हुए कागजों के जाल में फंसाकर मात दी जा रही है। एकदम सही। ये लड़ाई जरूर अकेली है, लेकिन ये बहुत ही अनुशासित और अचूक है। और यही शांत लेकिन मजबूत लड़ाई हमें इस कॉमिक के अंतिम और सबसे शक्तिशाली पृष्ठ की ओर ले जाती है। वो आखिरी पन्ना तो सच में कमाल का है ना? ये अंतिम पन्ना किसी आम कॉमिक के पैनल जैसा नहीं है, बल्कि एक फुल पेज पोस्टर स्टाइल में बनाया गया है। इसमें शैलेंद्र सबसे आगे खड़े हैं, उनके हाथ में आरटीआई का वही आवेदन है। लेकिन अब उनके पीछे तहसील के खाली और डरावने गलियारे नहीं हैं। तो क्या है? उनके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ है। किसान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और आम लोग हैं। एक पूरा जन सैलाब। बिल्कुल। और उस पोस्टर पर बहुत ही बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखा है, सूचना मांगना अपराध नहीं, चुप रहना अपराध है। ये दृश्य सिर्फ एक कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे सामाजिक सच को दर्शाता है। ये बताता है कि शैलेंद्र का संघर्ष सिर्फ आजमगढ़ के एक गांव के 2 मुकदमों तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं आगे निकल चुका है। एकदम सही कहा। जब कोई भी व्यक्ति इस पोस्टर को देखता है ना, तो उसे लगता है कि ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी ना कभी किसी सरकारी दफ्तर के बाहर घंटों लाइन में लगकर खड़ा रहना पड़ा है। बिल्कुल। किसी को ये जानना है कि उसके गांव के अस्पताल में दवाइयां क्यों नहीं पहुंची। हाँ, या किसी को पूछना है कि बारिश में बह जाने वाली सड़क का टेंडर किसको मिला था। या किसी बुजुर्ग को ये समझना है कि उसकी पेंशन आखिर किस बाबू के दराज में महीनों से अटकी पड़ी है। बिल्कुल। अक्सर इस लंबी प्रक्रिया को देखकर लोगों को लगता है कि अरे, अकेले मेरे लड़ने से क्या होगा। इतने बड़े सिस्टम से कौन टकराए। वही तो। लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि सरकारी कार्यालयों से जानकारी मांगना किसी अधिकारी की मेहरबानी या कोई एहसान लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है। और ये अधिकार हमें ये भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता कभी भी सरकारें या व्यवस्थाएं अपनी मर्जी से प्लेट में सजाकर नहीं देती। एकदम सच बात। उसकी मांग करनी पड़ती है, और उसके लिए अक्सर एक बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब तक नागरिक लगातार सवाल पूछना और चुनौती देना बंद नहीं करता, तब तक व्यवस्था पूरी तरह से निरंकुश नहीं हो सकती। इसी बात से ना एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, जिस पर आज की तेजी से बदलती दुनिया के परिप्रेक्ष्य में विचार करना बेहद जरूरी है। क्या सवाल है वो? देखिए, इस कॉमिक के अंत में हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति की कागजी लड़ाई एक जन आंदोलन का रूप लेती दिख रही है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हमारे चारों तरफ सूचनाओं का जाल बुना जा रहा है, और जहां इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री या सूचनाओं का असंतुलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ये आज के डिजिटल दौर की बहुत बड़ी सच्चाई है। वही तो। सरकारों, कॉरपोरेशनों और बड़े संस्थानों के पास आम आदमी की पल पल की जानकारी है, लेकिन एक आम आदमी के पास ये जानने का कोई सीधा और आसान तरीका नहीं है कि वे संस्थाएं बंद कमरों में क्या फैसले ले रही हैं। ये तो बहुत ही डराने वाली स्थिति है ना? ऐसे में ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या आने वाले भविष्य में सूचना का अधिकार सिर्फ कुछ वकीलों,
आरटीआई कार्यकर्ताओं या पत्रकारों के हाथों में एक कानूनी टूल बनकर रह जाएगा। या फिर इस भयानक असंतुलन के बीच सच को सरकारी फाइलों से खींचकर बाहर निकालना हर नागरिक के जीवन का एक अनिवार्य सर्वाइवल स्किल बन जाएगा। सर्वाइवल स्किल, ये शब्द बहुत मायने रखता है आज के समय में। बिल्कुल। क्या बिना इस स्किल को सीखे हम आने वाले समय में एक आजाद और जागरूक नागरिक बने रह पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।